हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं भाई सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं आप सब लोगों का एक बार फटाफट से अर्जुना जेई 2024 बैच में वेलकम करता हूं। ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ये वाला जो सेशन है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। यस। और उसका रीजन आपको बता दिया गया था ना, बताया था ना, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है आई विल नॉट बी एबल टू टेक लाइव क्लास। ऐसे ऐसे वो एप्लीकेशन लिखते थे ना आप लोग, अरे छोटी क्लास में थे, है ना। तो वो हिंदी में एप्लीकेशन लिखते थे ना कि नम्र निवेदन है कि किन्हीं कारणों की वजह से मैं इस दिन क्लास में नहीं आ पाऊंगा, है ना, तो इतने दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। ऐसे होता था ना, तो वही वही चीज है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बेटा पढ़ रहे थे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई जाती है ना। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का जो सेशन है उसमें भी हम लोग मैक्सिमम लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात करेंगे, है ना। साथ में कुछ होमवर्क डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स की वो बनाने के लिए दी थी, है ना, उनकी लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दी थी। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन सी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसका डिस्कशन हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हम्म। एक मिनट रुकियो भाई। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स आपको होमवर्क बनाने के लिए दी गई थी? हाँ मिल गया, मुझे मिल गया, है ना। तो ये सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं। ऑलराइट। कोवलेंट बॉन्ड को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लुईस स्ट्रक्चर्स और ज्यादा बनाएंगे और साथ में आज एक नए बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं भैया। दादा इसका नाम है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। और जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी भाई, थोड़ा सा मैं उसमें ज्यादा तेज बोल गया था, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इस वजह से थोड़ा मेरा गले में पेन हो रहा है। तो इस वजह से आज मैं कोशिश करूंगा, है ना, और मैं कोशिश कर रहा हूं अभी तक कि थोड़ा थोड़ा आवाज को स्लो रखा जाए, है ना। तो हो सकता है आपको जो वो चीखम चिल्लाहट सुनने की आदत हो वो इस क्लास में आपको ना मिले, है ना। लेकिन मैं फिर बोल देता हूं, रिकॉर्डेड सेशन है तो आराम से इसको लाइव की तरह अटेंड करना है, इसी टाइम में अटेंड करना है। कल आप लोगों की छुट्टी भी है और नोट्स आपको कल के लिए नहीं छोड़ने, ये नहीं छोड़ना है कि भाई इसको कल देख लेंगे, है ना। इसको आज ही खत्म करना है एज अ लाइव क्लास, जिस समय आपका लाइव का टाइमिंग होता है उसी समय इसको भी कंप्लीट कर लेना। ऑलराइट। नोट्स एक बार अच्छे से आप लोग बना लेना, ठीक है जी। तो चलिए फिर, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ना, सबसे पहले मैं वो होमवर्क में स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं, है ना। तो आप अपना स्ट्रक्चर चेक कर लेना, आप चेक कर लेना कि आपने जो बनाई है वो वाली स्ट्रक्चर सही है या फिर नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिया था H2O का स्ट्रक्चर। यस, तो ये H2O का स्ट्रक्चर तो मेरे हिसाब से सारी दुनिया ने बना लिया होगा बेटा। H2O कुछ दिखने में ऐसा होता है। यस, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, है ना। और फिर उसके बाद था, एक था सर NH3। भाइयों NH3 भी हम लोगों ने क्लास में ही बना लिया था वैसे तो, है ना। NH3 भी हम लोगों ने क्लास में बना लिया था। नाइट्रोजन के पास रहेगा एक लोन पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद था CH4। यस, CH4 भी हम लोगों ने बना लिया था शायद। C, कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगा दो, किसी के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और ये TUVS वो सारी कैलकुलेशन करके उसके बाद निकाली गई है। फिर उसके बाद एक और आया था CCl4, है ना। CCl4 बिल्कुल CH4 की तरह ही होता है, फर्क सिर्फ इतना सा है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो क्लोरीन है भैया उसके पास दादा 3-3 लोन पेयर होंगे। कितने होंगे? 3-3 लोन पेयर होंगे। आप चेक कर सकते हो, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने की होने चाहिए थे, है ना। और आगे चलते हैं, और कौन सी स्ट्रक्चर थी। एक था PCl3। तो ये PCl3 भी मैंने हालांकि बनवा दिया था, है ना, जाते जाते इसका स्ट्रक्चर भी बना लिया था हम लोगों ने। PCl3 ये ऐसा होता है ना, फोस्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़े होंगे और फोस्फोरस के पास एक लोन पेयर रखा होगा। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जनाब, CH3OH। यस, CH3OH। देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन होगा बेटा, ठीक है ना। और इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा होगा ना। हाइड्रोजन मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पे आता है, हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो देख लो टर्मिनल पे ये हाइड्रोजन जितने भी हैं। और कौन सा था? और रहा होगा मेरे हिसाब से एक C2H4, है ना। ये रहे होंगे 2, C2H4 और C2H2। C2H4 इसको दुनिया इथीन के नाम से जानती है सर। किस नाम से जानती है? इथीन के नाम से जानती है। यस, तो देखना इथीन में भाई 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 कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड
और सर कार्बन हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, है ना, है ना, है ना, यस, ऐसे ही बना आप लोगों ने, बोलो बोलो बोलो। और सबसे लास्ट में था बेटा इथाइन, C2H2, इसको आप लोग इथाइन के नाम से जानते हो, यस, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यस। तो ये तो वाले जो लास्ट वाले तीन है ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाई है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थी। तो एक बार आप चेक कर लेना, है ना, एक बार आप चेक कर लेना आपने जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं वो सही है या फिर नहीं है। यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और यहां पर भी भैया क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। बताइए क्या ये सही है? आप लोगों ने ऐसे बनाई है ना? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाई है और सही से बनाई है। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और लुईस स्ट्रक्चर में एक और बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक और बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो एक टर्म होती है ऑक्सी एसिड्स, है ना, एक टर्म होती है बेटा ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कुछ जगह पर इसको ऑक्सो एसिड्स लिखा होता है ना, ऑक्सी एसिड लिखा हो या फिर ऑक्सो एसिड्स लिखा हो, बात एक ही है ना। आज हम लोग इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, है ना, हल्की सी ये वाली स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। और ये वाली स्ट्रक्चर्स अगर आप लोगों ने बनानी सीख ली तो मैं आपको बता दूं आप लोगों की मेहनत काफी कम हो जाएगी, और आगे आने वाले जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही नहीं, 11th ही नहीं, 12th क्लास में भी ये वाली स्ट्रक्चर्स आप लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर ऑक्सी एसिड्स होते क्या? तो देखो इसका जवाब ये है कि ऑक्सी एसिड्स नाम से पता लग रहा है एसिड ही होंगे, एसिड है तो H+ तो होगा इनके पास, है ना। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है, यस एसिडिक हाइड्रोजन है, वो बेटा किससे बॉन्डेड है? एसिडिक हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। यस 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 बेटा, आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड, है ना। अगर कहीं पर भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि ऐसे एसिड्स जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उन एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स आप कह सकते हो। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा HCl, मैं तुमसे पूछूं भाई बता HCl क्या एक ऑक्सी एसिड है क्या? आप बोलोगे सर क्या पागल वागल हो गए हो, क्या दिमाग खराब हो गया आपका? HCl में आपको ऑक्सीजन कहां से दिख रहा है? और भैया अगर ऑक्सीजन नहीं दिखेगा इसका मतलब वो ऑक्सी एसिड नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया H2SO4, हाँ ये वाला एग्जांपल हो सकता है ऑक्सी एसिड का। यस, जैसे मैंने लिख दिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये वाला एग्जांपल हो सकता है किसका? ऑक्सी एसिड का। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया HNO2 नाइट्रस एसिड, ये एग्जांपल हो सकता है किसका? ऑक्सी एसिड का। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एग्जांपल हो सकता है ऑक्सी एसिड का, है ना। तो अब ऐसे नहीं कि जहां पर हाइड्रोजन दिख जाए, जहां ऑक्सीजन दिख जाए वो एसिड ही होगा, है ना, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड्स में ऐसा आप कह सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर तो देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। देखो ऑक्सी एसिड्स के लिए एक टर्म डिफाइन होती है, ऑक्सी एसिड्स के लिए या फिर किसी भी एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन होती है जिसको बोला जाता है बेसिसिटी। ये चीज आप लोगों ने शायद पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने शायद अगर नॉर्मेलिटी पढ़ा है तो वहां पर बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा होगा। यस, क्या होती है सर बेसिसिटी? मैं आपको बता देता हूं। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, इसको बोला जाता है बेटा बेसिसिटी। अब आप लोग बोलोगे सर थोड़ा इसको, है ना, थोड़ा इसको चीर-फाड़ करके समझाओ, आप थोड़ा डिटेल में समझाओ सर, मतलब मजा नहीं आया, मतलब क्या मतलब है इसका? रिप्लेसेबल H+ आयन का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है एक एसिड कितने H+ दे सकता है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। कोई भी एसिड जितने H+ डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, इसी को आप लोग N फैक्टर बोलते थे उधर, है ना, इक्विवेलेंट जहां आप लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ी होगी वहां पर N फैक्टर बोलते थे इस बेसिसिटी को। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, आप बोलोगे सर इसके पास एक H+ दिख रहा है ना, एक H+ दिख रहा है तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? एक होगी। ये सर एक H+ डोनेट कर सकता है। यस, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HNO3, आप बोलोगे सर वापस से इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आपको दिख रहा है, इसका मतलब सर ये एक H+ डोनेट कर सकता है, इसकी बेसिसिटी एक होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, मान लो मैंने एग्जांपल लिखा है H2SO4 का,
मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिसिटी, आप लोग बोलोगे सर इसके पास 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, है ना, तो ये 2H प्लस डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। यस, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिख दिया मैंने H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है इसके पास भी 2H प्लस दिख रहे हैं, इसी वजह से इसका बेसिसिटी भी कितना होगा, 2 होगा। यस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है H3PO4 और तो फॉस्फोरिक एसिड बेटा इसको बोला जाता है, 3H प्लस है इसके पास, तो ये 3H प्लस डोनेट कर सकता है, वो इसका बेसिसिटी 3 होगा। जब ये वाले एग्जांपल सामने आते हैं तो कई बार बच्चा ना क्या करता है, वो ऐसे दिमाग में बिठा लेता है, अच्छा इसका मतलब जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी होगी। ओ भाई तुमने भी बिठा ली होगी अब तक दिमाग में कि जितने हाइड्रोजन आ जाए उतनी बेसिसिटी होगी। एग्जांपल लिख रहा हूं देखियो, H3PO3 है ना, H3PO4 का छोटा भाई है H3PO3, दिखने में लगता है इसके पास 3H प्लस है, लेकिन इसका जो बेसिसिटी होता है वो 2 होता है। एक और होता है H3PO2, ये इसका और छोटा भाई है। यस, तो बेटा दिखने में लगता है इसके पास 3H प्लस है, लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है ना। ये वाले एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद रखें। फॉस्फोरस के ये जो ऑक्सी एसिड्स हैं, फॉस्फोरस के ये जो ऑक्सी एसिड्स हैं, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपका माथा ठनकेगा, अब आपका माथा ठनकेगा कि सर आप ये बताओ अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन डोनेट क्यों नहीं कर पा रहा, इसकी बेसिसिटी 3 होनी चाहिए ना, इसकी भी देखो कितने हाइड्रोजन है इससे बेसिसिटी डिफाइन नहीं होती है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है उससे बेसिसिटी डिफाइन होती है, दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं CH4 क्या ये एसिडिक है क्या, अरे भाई क्या ये एसिड है क्या, आप बोलोगे सर नहीं ये तो मीथेन है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है भाई, इसके पास तो हाइड्रोजन है। तो अगर मान लो किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होगा ही, तो फिर तो भैया सारे CH4 हो गए, जितने भी अल्केन है, अल्काइन है, एल्कीन है, सारे के सारे एसिडिक होने चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, मीथेन ही तो गैस है बेचारी, एसिडिक थोड़ी होती है। यस, तो बेटा सिर्फ हाइड्रोजन होना ये रिक्वायरमेंट नहीं है एसिडिक होने की, एसिडिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है ना। चलो फिर अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ ही रही है तो मैं बता देता हूं, हालांकि ये सारा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है ना। अब लेकिन ठीक है बता देते हैं आपको, क्या याद रखोगे, थैंक यू बोल देना आप बाद में। हाँ देखो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, यस एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, जनरली एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना है ना है ना है ना। यस, अगर आपका कोई हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, इसका मतलब आप बोलोगे कि सर वो जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये वाले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इनसे कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसका मतलब वो एसिडिक होगा ही। यस, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था CH4 में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से बॉन्डेड है बेटा, और अगर कार्बन से बॉन्डेड है इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यस, इसी वजह से ये एसिड नहीं है, इसकी बेसिसिटी 4 नहीं होगी, है ना। आप लोगों ने एसिटिक एसिड का नाम सुना है, अरे बोलो भाई, ये तो खूब बार आया आपके 10th क्लास में, एसिटिक एसिड बोलते हो इसको, है ना। अगर इस एसिटिक एसिड की बात करो तो इसके पास हाइड्रोजन दिखने में तो 4 हैं, हाइड्रोजन दिखने में तो 4 हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डोनेट कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, इससे आपको कहानी समझ में आएगी ज्यादा। ये देखो, मैं आपको, ये होती है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, और ये तीनों के तीनों ही हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होता है, और ये वाले जो हाइड्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब ये एसिडिक नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, देखो ये किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से, इसी वजह से ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, इसको बोला जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब वापस यहां पर आओ, यहां पर H3PO4 है और उसकी बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, ये 3 हाइड्रोजन डोनेट कर पाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं,
देखो इसकी बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब यह है कि सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही H+ डोनेट कर सकता है ना। यहां पर अगर बात करें इसकी बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से बॉन्डेड एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कुछ अलग से केसेस थे, इस वजह से मैंने लिखवाए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको आइडिया लगता जाएगा कि किसकी बेसिसिटी कितनी होती है, किसकी बेसिसिटी कितनी होती है ना। एकदम से हो सकता है आपको आइडिया ना लगे, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो अब देखो ये हमने पता लगा लिया कि भाई बेसिसिटी क्या होती है। अब ये जो बेसिसिटी वाली इंफॉर्मेशन है ये हमारे कैसे काम में आएगी, ये हमारे कैसे काम में आएगी। देखो आप हमेशा ध्यान रखो ऑक्सो एसिड्स के लिए, यस फॉर ऑक्सी एसिड्स या फिर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स के लिए एक बात याद रखें कि जितनी बेसिसिटी होती है ना, जितनी बेसिसिटी होती है ना, जितनी बेसिसिटी होती है ना, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम, जितनी सॉरी हाँ ये चीज, जितनी बेसिसिटी होगी बेटा उतने ही हाइड्रोजन एटम है, यस जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसके पास कौन सा बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड होगा। बोलो, मतलब जितनी बेसिसिटी होगी उतने ही OH बॉन्ड होंगे, उतने ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे। रीजन इसका साफ है भाई, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एसिडिक होगा। वो जो एसिड है वो वही वाला H+ डोनेट कर सकता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। इसका मतलब बेसिसिटी में सिर्फ और सिर्फ उसी हाइड्रोजन का रोल रहेगा जो कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो जितने बेसिसिटी उतने ही OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इस बात को आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, है ना। अब हमने थ्योरी काफी सीख ली, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। आइए फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, HNO2 का, है ना। HNO2 का नाइट्रस एसिड है, यस। इसका बेसिसिटी कितना होता है बेटा, इसका बेसिसिटी है 1। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में एक OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। बोलो हाँ कि ना। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने को बोला गया आपसे, तो देखो अभी तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, वो जो मैंने आपको मेथड बताया ना TUVS, ये मेथड इनिशियली काम में आता है स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, लेकिन जब आप बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बना लोगे तो फिर आपको उस मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना दिमाग लगा के, अपना कॉमन सेंस यूज करके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, है ना। लेकिन वो कब होगा, वो एकदम से नहीं होगा, है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि भाई इस तरह से कर लो, इस तरह से हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट मेथड बिगिनर्स के लिए नहीं है ना। वो इंटरमीडिएट्स या फिर एडवांस लेवल के जो लोग होते हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा होता है, जिन्होंने काफी सारी स्ट्रक्चर्स बना रखी होती हैं, काफी सारी स्ट्रक्चर्स देख रखी होती हैं, तो वहां से आइडिया लगने लगता है कि यार इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, है ना। लेकिन अभी भी मैं आपको TUVS की कैलकुलेशन से ही सिखाने वाला हूं, ठीक है। आइए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले T का कैलकुलेशन करो इसके लिए। यस बेटा, T का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका डुप्लेट मान लो 2 और इसका ऑक्टेट मान लो 8, इसका भी ऑक्टेट मान लो 2 × 8, है ना। तो 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे बेटा, V निकालते थे। यस, V क्या होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास 1, नाइट्रोजन के पास बेटा 5, ऑक्सीजन के पास होता है 6, 6 दूनी 12, यस 12 और 1 13, 13 और 5 18, बहुत बढ़िया बेटा। फिर उसके बाद हम लोग निकालते थे S होता था T-V, तो 26 में से 18 गए, 26 में से बेटा 18 गए, कितना बचा, 8 बचा गया। और अगर 8 है इसका मतलब बॉन्ड कितने हो जाएंगे, बॉन्ड्स होते थे S/2, इसकी स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे। पहली इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ऑल राइट, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में U निकालते थे, U होता था V-S, 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए बेटा 10, इसका मतलब ये है कि इसके पास लोन पेयर कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। लोन पेयर होते थे U/2। यस, तो ये आपने निकाल लिया। अब खटाक से आप बना दो इसका स्केलेटन। देखो स्केलेटन में सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन, जो नंबर में कम हो, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जनरली, तो नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम।
और देखो इसकी बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में एक OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आपने क्या किया, OH बॉन्ड तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नजदीक नजदीक हो, आपने ऐसे लिख दिया। यस, एक ऑक्सीजन और बच गया। आप यहां लिख दो, यहां लिख दो, ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, आपकी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो टोटल बॉन्ड कितने बनाने सर, टोटल बॉन्ड है 4। आपने एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां बना दिया, एक बॉन्ड यहां बना दिया। अब चौथा बॉन्ड किधर बनाए, देखो आप चौथा बॉन्ड यहां बना नहीं सकते, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता नहीं। आप चौथा बॉन्ड यहां पर भी नहीं बनाओगे जनरली, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। आप यहां बना सकते हो डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, खुश है सब कुछ, है ना। ये बन गया आपका HNO2 का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, एक चीज क्या बाकी है, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, लोन पेयर देना बाकी है। कुछ गलती करी है क्या हमने, यस यस हमने गलती करी है क्या कुछ, नहीं सब कुछ सही किया, तो फिर ठीक है, क्यों घबरा रहे हो। हाँ आओ, लोन पेयर कितने दें सर, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ना सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 में से सर इसने 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, इसका मतलब 2 लोन पेयर है इसके पास। सर इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2 तो बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, इसका मतलब 4 बचे हुए हैं, 4 बचे हुए मतलब 2 लोन पेयर। सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 1 2 3, 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिया सर, इसका मतलब इसके पास 1 लोन पेयर बचा हुआ है। ये लो जी, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर फॉर HNO2। अब मैंने आपको बोला था जैसे आप लोग स्ट्रक्चर्स बना लो, 2 चीज चेक करो, क्या करो, 2 चीज चेक करो, कौन कौन सी। सबसे पहली चीज, क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट है क्या, सबसे पहले तो ये चेक करना है। और क्या चेक करना है, दूसरी चीज कि सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपकी स्ट्रक्चर में जितने की एक्चुअली होते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपकी स्ट्रक्चर्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 शेयर कर लिए, 2 मिल गए 8, बिल्कुल सही है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और वैलेंस शेल में सही इलेक्ट्रॉन है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, देखो 1 2 3, 3 शेयर कर रखे हैं और 2 पड़े हैं 5। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास 1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, जितने होने चाहिए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन है और सारे एटम्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर फॉर HNO2। क्लियर। अब लेकिन जब आप ये एक बार बना लोगे ना ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, फिर आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बताऊं, आपको ये पता है कि HNO2 की बेसिसिटी होती है 1, HNO2 की बेसिसिटी 1 होती है, इसका मतलब आप बोलोगे इसका मतलब ये भाई इसकी स्ट्रक्चर में एक OH बॉन्ड होगा और ये O किससे जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से। एक ऑक्सीजन और बच गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये लो जी खत्म, बन गया स्ट्रक्चर। यस, लेकिन अभी इनिशियली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस मेथड से करो, क्योंकि इनिशियली आपसे हो सकता है गलती हो जाए कुछ, है ना। लेकिन काफी सारी स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स बनानी आनी बहुत जरूरी है। इसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं गाड़ी जाके भैया फंस जाएगी, फंस जाएगी, धस जाएगी, है ना। आइए आप बोलोगे सर एक और एकदम जोरदार एक और एग्जांपल आने दो, है ना, हम बनाने की कोशिश करेंगे। H2CO3 बोला जाता है इसको, कार्बोनिक एसिड। यस, H2CO3 सारी दुनिया जानती है इसके बारे में। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है सर, इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो सर इसका बेसिसिटी हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बेटा, बेसिसिटी हो गया सर 2। यस, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इससे पहले हम लोग T निकाल लेते हैं। T कितना होगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट मानना है 4 और ये कार्बन का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, 8 3 24। यस, 8 3 24, 8 चौक 32 और 4 36, है ना। T मिल गया बेटा 36। आइए V निकाल लेते हैं। V कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6 6 3 18, 20 और 4 24, ठीक है ना। अब यहां से आपने S निकाला, S क्या हो जाएगा बेटा, T माइनस V, 36 माइनस 12। यस, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स होंगे भैया, सर इसकी स्ट्रक्चर में बॉन्ड होंगे 6। U निकाल लेते हैं, U कितना होगा, 24 माइनस 12 12। इसका मतलब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बताइए, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगता भाई, सेकंड्स में का खेल है ये सारा सब कुछ कैलकुलेट करना। अब सेंट्रल एटम कौन होगा, देखो चीख चीख के कह रहा है कार्बन की मैं हूंगा मैं हूंगा मैं हूंगा, है ना। अब आपको पता है इसकी बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। 2 OH बॉन्ड तभी हो सकते हैं जब ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन एकदम साथ आए। 2 OH बॉन्ड मतलब ऐसे, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ आएगा और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो पड़ा रहेगा ऐसे ही। यस, आपने इतना बना दिया। दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3।
अब आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड कितने बेटा, 6 है। अब आपने बॉन्ड देना स्टार्ट किया, बोले हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, ये वाला ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो डबल बना दो। ये लो, क्या टोटल 6 बॉन्ड हो गए, 2 3 4 5 और 1 6, बिल्कुल सही बात है ना, बॉन्ड बना दिए। अब आप क्या करो, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लोन पेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यस, और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। ये ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 काम में आ गए, इसका मतलब 4 बचे हैं तो 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 काम में आ गए तो 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 काम में आ गए तो 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, चारों काम में आ रखे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, है ना। तो टोटल 2 2 4 और 6 लोन पेयर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H2CO3, है ना। जैसे ही स्ट्रक्चर बन जाए एक बार आप चेक कर लिया करो कि क्या आपने जो स्ट्रक्चर बनाई है उसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके स्ट्रक्चर में जितने की एक्चुअली होते हैं। ये 2 चीज आप चेक कर लेते हो और अगर दोनों चीजें आपको सही मिल जाती है, इसका मतलब आपकी वो जो स्ट्रक्चर है वो 100% सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गई कहानी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से मैं आपको सिखाना चाहूंगा, पहले बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स की हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और बॉन्ड के बारे में सिखाऊंगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखने के बाद फिर आप लोग बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बड़े आराम से बना पाओगे, इसके बाद आप बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बड़े आराम से बना पाओगे। यस, हाँ जी। तो देखिए क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में, सबसे पहले लिखता है कि ये जो भी है एक बार आप पढ़ लेना, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, इसको एज सच रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप नोट्स में भी लिख लेना, एक बार स्क्रीन को पॉज करके, है ना, अपने शब्दों में लिख लेना, रटना नहीं है। जनरली क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा कम होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, सिलिका क्या होता है, SiO2। सिलिका और आपका जो डायमंड है वो इसके एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत भयंकर होता है। डायमंड के बारे में आप लोग जानते हो, हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत जबरदस्त होता है ना। तो ये आपका जो डायमंड है, सिलिका है, ये इसका एक्सेप्शन है, बाकी जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। यस, दूसरी चीज इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाते हैं। यस, ये कंपाउंड जनरली गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जनरली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड नहीं हो सकते, सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड्स या तो लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे, है ना। जैसे I2 सॉलिड होता ही है ना। फिर उसके बाद लिखता है कि भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, है ना, कंडक्टर नहीं होते क्योंकि इनके पास चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट नहीं है ना। क्या नहीं है प्रेजेंट बेटा, चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट नहीं है ना। आयंस तो है ही नहीं क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में होता है आयंस, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा, इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट जो है बेटा वो कोवलेंट कंपाउंड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्यारा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी, ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा होता, है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ाई है ये हीट का भी कंडक्शन नहीं करते बेटा, है ना, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, है ना। जनरली कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। देखो सॉल्वेंट्स 2 तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, है ना। वाटर उनमें से पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है, मैंने एक बार फिर आप लोगों से कहा, इन प्रॉपर्टीज को एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है ना, एज इट इज रटना नहीं है। एक बार के लिए आपके सामने आई है प्रॉपर्टीज, है ना, इसको आप नोट्स में लिख लो और फिर उसके बाद 3-4 बार पढ़ोगे ना, 3-4 बार पढ़ोगे ना, तो अपने आप ही प्रॉपर्टीज ध्यान में, जब भी आप लोग पढ़ो केमिकल बॉन्डिंग, इसको रिवाइज कर लो, आपको अपने पास अपने आप ही प्रॉपर्टीज याद होती जाएंगी, है ना। वैसे एज सच ज्यादा दिमाग मत लगाना इनको रटने पे। ठीक है, तो आगे चलें फिर। यस, आइए अब बेटा मैं आपको ले चलता हूं किस बॉन्ड पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, है ना। तो कई जगह पर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा होता है, कई जगह पर इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखा होता है, एक ही बात है ना।
है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, अभी आपको समझ में आएगा, है ना। इसी वजह से कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी लिख देते हैं, ठीक है। आओ सर समझाओ सर ये होता क्या है, समझाओ सर ये होता क्या है। तो एक बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान लेते हैं दो एटम है ए और बी, है ना, दो एटम है बेटा ए और बी, दो एटम है ए और बी, इन दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। सोच के देखो, देखो एक अगर मैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा। यस, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हम लोगों ने पढ़ाई है ये चीज। लेकिन होता क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसे टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक ऐसा, मैं ऐसा कह दूं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो आप इसको, है ना। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम देता है। जैसे अगर मान लो ये बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिंपल सी बात है। तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही एटम शेयर करेगा, या तो ए या फिर बी। यस, मान लेते हैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दिए हैं, तो एक इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो के साइन से दिखाया जाता है इस तरह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहली चीज तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो के साइन से पता लग जाएगा। और दूसरी चीज, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ए ने दिए हैं। ए ने दिए किसको, बी को, है ना। तो ए ने दिए हैं तो बेटा इसको बोला जाता है डोनर, इसको क्या बोला जाता है, डोनर एटम। और जिसने लिए हैं उसको बोला जाता है एक्सेप्टर। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सेप्टर। यस, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, एक ही एटम देता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, एक ही एटम देता है ना। बी जो है सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इस बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन बी का प्रेजेंट नहीं होता। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ए ने दिए। ये तो उसी तरह का एग्जाम्पल हो गया। मान लो दो दोस्त थे, है ना, दो दोस्त थे। एक बंदा ऐसा था जिसके पास खूब पैसा था, है ना, और ऑब्वियस है जिसके पास पैसा होता है उसके पास टाइम की कमी होती है, तो उसके पास टाइम कम था। एक और उसका दोस्त था जिसके पास पैसा नहीं था, और भाई जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास टाइम ही टाइम है ना, उसके पास खूब सारा टाइम था। तो अब यहां पर दो दोस्त है, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास टाइम नहीं है। तो अब जिसके पास पैसा टाइम नहीं था उसने सोचा यार मेरे पास पैसा तो खूब है, क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, है ना। लेकिन बिजनेस में मान लो चाहिए 10 लाख रुपए। वो गया अपने दोस्त के पास जिसके पास खूब सारा टाइम था, उसने बोला कि यार ना, उसने बोला अरे भाई ये क्या हुआ, हाँ उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार ना क्यों ना हम लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जिसके पास पैसा नहीं था वो बोला हाँ ठीक है बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे पास भाई एक भी पैसा नहीं है ना, मैं तेरी पैसे में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो पैसे वाला दोस्त कहता है कोई बात नहीं यार, तो एक काम करियो, पैसे सारे मैं लगा दूंगा, तो सिर्फ बिजनेस संभाल ले, है ना। पार्टनरशिप अपनी 50-50% रहेगी, मेरा पैसा और तेरा काम। यस, तो दोनों की बढ़िया सेटिंग हो गई, है ना। एक के पास पैसा नहीं, एक के पास टाइम नहीं, तो जिसके पास पैसा है उसने पैसे लगा दिए, है ना। सारे के सारे पैसे एक ही एटम ने लगाए, है ना। लेकिन बॉन्ड बन गया दोनों के बीच, लेकिन इस बॉन्ड के दोनों सारे के सारे पैसे, इलेक्ट्रॉन पैसा है ना, इलेक्ट्रॉन पैसा है, तो ये भाई है पैसे वाला और ये है टाइम वाला। यस, तो बॉन्ड तो बन गया दोनों के बीच, है ना, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, और पार्टनरशिप भी 50-50% है। जो प्रॉफिट होगा उसमें दोनों 50-50% होंगे, है ना। तो शेयरिंग इक्वल नहीं हुई बट स्टिल बॉन्ड बन गया। तो इस तरह का बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको और नाम भी है, इसको बेटा डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, इसको डाइपोलर बॉन्ड भी बोला जाता है ना। लिखा है इसने कि बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द सेम एटम। दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम द्वारा डोनेट किए जाते हैं। यस, देखो ये लिखा है इसने, सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि इट इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ सिंगल एटम, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसने शेयर किए हैं, सिर्फ एक ही एटम ने शेयर किए, है ना। तो ये एक अलग तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ एक अल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आप इसको कह सकते हो। मेरे हिसाब से ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बताइए। यस यस यस, क्लियर है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसान है मेरे हिसाब से, बहुत ईजी है। तो भाई ये होता है डोनर एटम और ये होता है एक्सेप्टर एटम। जो देता है वो होता है डोनर, जो लेता है वो होता है एक्सेप्टर। और हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पर भी बनेगा, डोनर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन देगा, एक्सेप्टर एटम लेगा, है ना। शेयरिंग होगी दोनों के बीच, लेकिन शेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एक ही एटम का होगा, वही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इस बॉन्ड को पहचानना, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है कि सर ये पता नहीं लगता साला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कहां से कहां पे। इस बॉन्ड को पहचानने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। तो चलो फिर समझ लेते हैं कहां कैसे बना है और हमें कैसे समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर है या फिर यहां पर नहीं है। इसके मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं, है ना। एग्जाम्पल से आपको कहानी समझ में आने वाली है। और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं बेटा O3। यस, अरे भाई लोगों O3 को क्या बोला जाता है, सारी दुनिया जानती है, ओजोन बोला जाता है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई लोगों एक काम करो, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करो, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। आपने बोला ठीक है सर बना देंगे, ऐसी क्या बात है। तो आपने कहा सर सबसे पहले तो इसका टी कैलकुलेट कर लो। टी हो जाएगा 8 इंटू 3 24, 8 3 24। मैंने कहा भाई वी भी कैलकुलेट कर ले। आपने कहा सर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 3 18। मैंने कहा भाई एस कैलकुलेट करके बता, तो आपने कहा 18 और 6 24। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स होंगे सर, बॉन्ड्स हो जाएंगे 3। और भाई लोगों यू कैलकुलेट कर लो, वी माइनस एस कितना हो गया, 18 में से 6 गया 12। और इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर हो गए सर, लोन पेयर हो जाएंगे 6। देखो कितना बढ़िया है ना, कितना फास्ट कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, खटाखट है ना, एकदम से कैलकुलेशन हो गई। इसी वजह से घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये बहुत आसान है TUVS की कैलकुलेशन करना। अब देखो, अब आप बोलोगे सर स्केलेटन बना लो, इसका ढांचा बना लो। ढांचे में बीच में आएगा ऑक्सीजन एटम, है ना बेटा, ढांचे में होगा बीच में ऑक्सीजन एटम, ये रहा, और एक साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आपने 2 बनाए और कहीं ना कहीं तो एक बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अरे बोलो ना यार, बना दिया आपने इस तरह से, बहुत बढ़िया, आपने इस तरह से बना दिया। अब देखो लोन पेयर कितना है टोटल, सर लोन पेयर है 6 लोन पेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने 3 ऑक्सीजन में। तो किसी ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दे दिए, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रखे हैं और 4 बचे हुए हैं सर। इसका मतलब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। यस, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। देखो 2 शेयर कर रखे हैं, 6 पहले से थे तो शेयरिंग से 2 और मिल गए। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब और बच गए कितने, 4 लोन पेयर। जैसे 4 बचे, किसी ने बोला सर इस ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर दे देते हैं। मैंने कहा भाई देख ले एक बार। उसने इस ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर दिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 लोन पेयर दिए, है ना। तो अब देख खुद समझ, मैंने बोला था, आपने बना ली, मान लो ऐसे बना लिया। मैंने बोला था हमेशा क्रॉस चेक जरूर करो, स्ट्रक्चर बन गई ना उसके बाद चेक जरूर करो कि वो सही है कि नहीं है। बात ही आती सर चेक कैसे करें, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। ये चेक करो वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने होने चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं सर। ये देखो 4 तो बिना बॉन्डिंग वाले और 1 बॉन्डिंग में काम में ले रखा है सर, 5 ही दिख रहे हैं। इसका मतलब सर गड़बड़ है यहाँ। यस सर, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6 ही है सर, है ना। 5 खुद के एक शेयर कर रखा है, शेयरिंग से एक और मिल गया, 6 ही है। तो ना तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ना ही इसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है जितने होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। इसमें भी लफड़ा देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होने चाहिए, आपने कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रखे, है ना। तो ये भी गड़बड़ है। अब देखो, तो आपने कहा सर चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हम लोग एक और तरीके से ट्राई करते हैं। सर बीच वाला जो ऑक्सीजन है ना, बीच वाला ऑक्सीजन है उसके पास एक ही लोन पेयर रखते हैं, है ना। और ये जो इधर वाला ऑक्सीजन है सर, इसको 3 लोन पेयर देते हैं। तो 3 और 1 4 और 2 6 लोन पेयर सर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने कहा भाई ये काम कर, चेक कर क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। मैंने कहा भाई चेक कर क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। तो आप लोग चेक करने गए, आपने चेक किया इस ऑक्सीजन का, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 है, 2 शेयर कर रखे हैं, शेयरिंग से और मिल गए, 2 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। सर लेफ्ट वाला ऑक्सीजन तो एकदम बिंदास है सर, इसका कंप्लीट है। मैंने कहा भाई इसका चेक कर ले, आपने कहा सर 1 2 3 4 5
देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना सर। बीच वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। मैंने कहा इधर वाले का चेक कर ले, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, फिर मैंने कहा एक काम कर, एक और दूसरी चीज भी चेक करनी होती। कौन सी? क्या सारे एटम्स के वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने होने चाहिए? आपने कहा अभी चेक कर लेते है ना। तो आप चेक करने गए, आपने सबसे पहले इस ऑक्सीजन का चेक किया, आपने कहा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, बोले सर 6 सही है। फिर इसका चेक किया, आपने कहा सर 1 2 3 4 5, सर 5 ही है इसके पास। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 उत्तरी, यहां लफड़ा हो गया। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? सारे एटम्स का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन एक एटम के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे कम है, और दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है। जब भी आपको ऐसा केस मिले कहीं पर भी, जब भी, सुनो मेरी बात गौर से भाई लोगों, दादा सुनियो अच्छे से, क्या कह रहा हूं मैं, ये बहुत काम की चीज है, बहुत पते की चीज है कि जब भी किसी एक एटम के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे कम है, और दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, लेकिन ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, तो हमेशा आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सोचना है। किस बॉन्ड के बारे में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आप बोलोगे सर इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिए हैं सर। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे फर्क यह पड़ जाएगा कि इस बॉन्ड में इस ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 ही होने चाहिए। और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इस ऑक्सीजन ने। तो देखो सर 1 2 3 4 5 और 6, इस ऑक्सीजन के भी पास 6, इसके भी पास 6, और ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट था। तो इस तरह से पता लगता है, इस तरह से पता लगता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्या कुछ कुछ समझ में आई मुन्ना? हैं जी, अरे बोलो बोलो, क्या कुछ कुछ समझ में आया आपको? कहां सोचना है, कहां सोचना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ सकता है? सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है, एक के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए उससे कम है ना। तो हमेशा एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे भाई इसका मतलब यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। समझे? और एग्जांपल दूं क्या? है ना भाई, कहानी देखो एग्जांपल से समझ में आती है, सीधी सी बात है। आओ एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, सल्फेट आयन का, SO4 2 आयन, है ना। इसको क्या बोलते हो आप लोग? सल्फेट आयन कहा जाता है ना। इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। आइए फिर, तो सबसे पहले आपने कहा सर यही सारी कहानी कैलकुलेट करो आप, है ना, इसी से सब कुछ समझ में आता है सर हमें। तो सबसे पहले टी कैलकुलेट करने गए, टी में क्या हो जाएगा बेटा? सल्फर का 8, ऑक्सीजन का भी 8, तो 8 चौक 32, 32 8 पंजो 40, है ना, ये हो गया बेटा 40। फिर आप लोग वी कैलकुलेट करने गए, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 6 इंटू 24, 24 और 6 30, यस। तो और फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद आपने v कैलकुलेट किया, सॉरी s कैलकुलेट किया, वो हो जाएगा t माइनस वी, वो हो जाएगा 10, और इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में बेटा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना, s/2। फिर आपने कैलकुलेट किया बेटा क्या u क्या होता है सर? v माइनस s, कितना हो जाएगा? 20, और इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने हैं सर? 10 है। लोन पेयर कितने बेटा? 10 है ना। कोई ये ना कह दे सर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, है ना, है ना, है ना। ये लो जी, सही लिखा ना भाई? हाँ, लोन पेयर 10 है। अब देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? चीख चीख के कह रहा है, सल्फर कह रहा है मैं हूंगा, है ना, और इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन होंगे, बहुत बढ़िया। इसकी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है सर? बॉन्ड 5 है सर, बॉन्ड 5 है, तो 1 2 3 4, 4 तो बना दिया आपने, लेकिन एक गलती कर दी, एक छोटी सी गलती करी है मुन्ना तुमने। क्या गलती करी है बताऊं? जब v की कैलकुलेशन करते हो, जब v की कैलकुलेशन करते हो तो जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जब v की कैलकुलेशन करते हो, ये गलती कर दी ना, जब v की कैलकुलेशन करते हो तो जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं। यस, याद आया तुम्हें? अरे भाई 24 और 36 और 2 32 होंगे, है ना। आपका s होगा कितना? 8, और इसके स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने होंगे? 4, है ना। बॉन्ड कितने होंगे बेटा? 4, और ये कितना हो गया देखो 24 और 8 32, है ना, तो यू हो जाएगा 24, और इसका मतलब लोन पेयर कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से सही होगा, चेक कर लो एक बार, अब मेरे हिसाब से सही होगा।
ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आप लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोन पेयर 12 है सर, हमने हर ऑक्सीजन को 3-3 लोन पेयर दे दिया है ना। आप कुछ भी देके देख लेना, आप फिर क्रॉस चेक करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कहां गलती करी है आपने। यस यस, आपने हर ऑक्सीजन को 3-3 लोन पेयर दे दिया सर इस तरह से। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर दे दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तेरी ये स्ट्रक्चर बन गई तो अब दो चीज तो जरूर चेक कर लियो। आपने कहा सर कौन कौन सी? सबसे पहली चीज जो चेक करनी होती है वो है सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने की होते हैं, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो सल्फर का चेक करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? देखो यहां पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, 4 और मिल गए, 5 6 7 8 सर ऑक्सीजन सल्फर एकदम राजी है सर, और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। और इधर आओ देखो ऑक्सीजन के बारे में चेक करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर कंप्लीट है। अगर इसका कंप्लीट है तो इसका भी, इसका भी, इसका भी, सारे एक तरह के तो है ऑक्सीजन सर, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया बात है। अब चेक कर ले कि सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने की एक्चुअली होते हैं। तो आपने चेक करने गए इस ऑक्सीजन के पास, आपने कहा सर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मैंने कहा चेक कर, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 और एक शेयर करोगा सर 7 दिख रहे हैं, इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, इसके भी 7 है। मैंने कहा यार 7 तो हो सकते हैं ना, देख 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे होंगे, इसके पास 7 होने का रीजन क्या है? इसने एक्स्ट्रा ले रखा है। इसके पास भी मान लो 7 होने का रीजन क्या था? एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। इसके पास 7 क्यों थे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज था। इसके पास 7 क्यों थे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा था। अब इस ऑक्सीजन के पास आओ, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहां पर कितने हैं? 1 3 और 4 सर 4 ही हैं। कितने होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे, कितने हैं सर? 4 है। इसका मतलब इसके और इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जितने होने चाहिए थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सल्फर है इसके पास जितने होने चाहिए थे उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं सर। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या पहचान है? ये मैं आपको बार बार चीख के कह रहा हूं, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक एटम ऐसा हो सकता है जिसका वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम है और दूसरे एटम के पास ज्यादा है। तो इसके पास ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, है ना। बहुत जबरदस्त ट्रिक्स हैं ये, आप लोग अगर ध्यान में रखते हो तो सारी चीज आपको समझ में आएगी। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। बताओ क्या ये चीज सही है? क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अगर ये समझ में आई है ना तो एक बार आप PO4 3- के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। देखो जितने ज्यादा एग्जांपल्स करोगे ना इस केस में, है ना, इसको बोला था बेटा फॉस्फेट आयन। भाई जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, सीधी सी बात ये। जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाओगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, सीधी सी बात ये है ना। PO4 3- फॉस्फेट आयन है, इसके एक बार आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। वाह, देखो वापस से वही सारी कैलकुलेशन करनी है, टी कैलकुलेट करना है सबसे पहले। यस यस, हाँ होमवर्क भी मिलेगा खूब सारा, खूब सारी स्ट्रक्चर्स मिलेगी तुम्हें। हाँ जी, सबसे पहले टी कैलकुलेट करना बेटा। टी कैलकुलेट कैसे होगा? टी की कैलकुलेशन में आपने कहा सर सबसे पहले देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फास्फोरस का, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, तो 8 चौक 32, 32 और 4 8 पंजो 40, ठीक है सर। फिर मैंने कहा भाई वी कैलकुलेट कर ले। आपने कहा सर फास्फोरस के पास 5 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 24, और सर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो 3 ऐड करना पड़ेगा सर, 24 और 8 हो जाएगा 32, ठीक है। इसका मतलब जो यहां से एस का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया? 40 में से 32 गए 8, तो इसके स्ट्रक्चर में बेटा बॉन्ड्स कितने होंगे सर? बॉन्ड्स हो जाएंगे 4। कितने बॉन्ड्स होंगे? 4, है ना, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या, फिर हम लोग यू निकाल लेते हैं। यू होता है इसमें से इतना कितना गया? 24 बचेगा मेरे हिसाब से, 24 और 8 32। इसका मतलब इसके पास भी लोन पेयर कितने होंगे सर? लोन पेयर होंगे 12। यस यस यस, लोन पेयर होंगे 12, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया? सेंट्रल एटम बना दिया फास्फोरस और इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड है बेटा? 4 ही बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एक बॉन्ड बना होगा, और टोटल लोन पेयर है 12। टोटल लोन पेयर है 12, तो आपने क्या किया?
हर ऑक्सीजन को एक एक लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर ऑक्सीजन को एक एक लोन पेयर सॉरी 3-3 लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। लो जी, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब चेक करो क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लियो। सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या दादा, चेक करो। मेरे हिसाब से सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉस्फोरस का भी 1 2 3 4 और 4 शेयर कर रखे हैं 8। सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर मैंने कहा दूसरी चीज चेक करो, सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे जितने एक्चुअली होते हैं, है ना, जितने एक्चुअली होते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा सर चेक कर लेते हैं, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, सर चेक कर लेते हैं। कैसे, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यहां पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6 सर 7, एक एक्स्ट्रा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव आ सकता है, 3 पे नेगेटिव आ सकता है। फिर आप इसके पास गए, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 है सर 7। मैंने कहा भाई हो सकता है 7 इस पे भी नेगेटिव हो। आप इसके पास गए, बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 है सर। मैंने कहा हो सकता है भाई नेगेटिव हो, 3 पे नेगेटिव। इसके पास 7 है लेकिन अब तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेगेटिव तो 3 ही थे। इसके पास 7 है और इसके पास देखो कितने 1 2 3 4 4 ही है। फॉस्फोरस के 5 होने थे, इसके 6 होने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम है। इसका मतलब सर ये वाला जो बॉन्ड है सर, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये तरीका होता है, इस तरह के मेथड होते हैं जिससे आप पहचान करते हो कि कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। बताइए कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या समझ में आया? ये वाली कैलकुलेशंस करनी आनी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। यस वेरी गुड। और एग्जांपल लेते हैं ना, अभी अभी और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, है ना, और एग्जांपल लेता हूं अभी। जैसे मान लो वो ऑक्सी एसिड वाला ले लेते हैं, और है ना ऑक्सी एसिड वाला एग्जांपल लेते हैं। आइए 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 देखो जी, हम लोग बात कर लेते हैं H3PO4 की, है ना। H3PO4 की बात कर लेते हैं, सारी दुनिया जानती है इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है साहब। कितनी होती है बेटा, 3 होती है। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आपको पहले ही ये पता लग गया, है ना, है ना, है ना। 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे। अब मैंने कहा भाई पूरी कैलकुलेशन करके समझाओ, है ना, पूरी कैलकुलेशन करके समझाओ। तो आपने कहा सर टी कैलकुलेट करो, टी हो जाएगा इसके लिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट तो 3 दूनी 6, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट तो 8, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजो 40 और 6 46, है ना, 46 हो गया ना। चेक कर लेना बेटा, कहीं पे कुछ गलती ना कर दें हम लोग। वी कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा, फॉस्फोरस का 5 रहेगा, और ये हो जाएगा 6 चौका 24, 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने कैलकुलेट किया एस, एस कितना हो जाएगा बेटा 32 में से ये गया कितना 14 मिलेगा क्या? यस यस यस, और बेटा 14 मिलेगा। इसका मतलब सर इसकी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स होंगे सर, 7 बॉन्ड्स होंगे। कितने होंगे 7 बॉन्ड होंगे, हाँ ना बोलना है यार, यस बहुत बढ़िया। अब फिर आओ आप यू के पास, सर यू क्या होगा, वी माइनस एस। सर 24 दूनी 28 तो 18 हो जाएगा सर, 18। यस ये देखो 18 जोड़ दो 32 आ जाएगा। सर लोन पेयर होंगे इसके पास 9, है ना। लोन पेयर कितने होंगे बाबू, 9 होंगे दादा बोल, है ना। ये बन गया। अब देखो अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने कहा सर सेंट्रल एटम कौन, मैंने कहा फॉस्फोरस। यस सेंट्रल एटम कौन बोल, फॉस्फोरस। ऑब्वियस बात है ना भैया, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, बीच में बना दिया, और इसके पास 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एक OH यहां लिख दिया, एक OH बेटा आपने यहां लिख दिया, और एक OH यहां लिख दिया, ठीक है ना। तो आगे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन बच गया, उसको आपने यहां लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आपने बनाने स्टार्ट किए बॉन्ड, कितने बनेंगे 7। तो आपने कहा एक एक देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7। लो भाई बन गए 7। अब मैंने कहा भाई लोन पे डिस्ट्रीब्यूट करो, यस यस यस, मैंने कहा कि लोन पे डिस्ट्रीब्यूट करो। आप लोन पे डिस्ट्रीब्यूट करने गए, कितने करने 9 करने सर। इस ऑक्सीजन के कितने रहे होंगे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर, 4 बचे होंगे, मतलब 2 लोन पेयर। इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, कितने हो गए 6 हो गए सर। अब ऑक्सीजन को 3 दे देते हैं सर। मैंने कहा भाई एक बार देखे देख ले, है ना, 3 देखे देख ले, है ना, इसको 3 दे दिए। सबसे पहला चीज क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। सबसे पहला चीज क्या चेक करना है कि बेटा सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो आपने चेक कर लिया बोटे सर सबका कंप्लीट है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, बहुत बढ़िया।
अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो दूसरी चीज ये चेक करनी है कि सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन है क्या जितने की एक्चुअली होने चाहिए। मैंने कहा भाई चेक करो। आपने चेक करा, बोले सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सब कुछ ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है, गड़बड़ यहां पर आ रही है सर। इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होने चाहिए, तो सर यहां 7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक शेयर कर रखा है 7। सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 होने चाहिए थे, सर आपके स्ट्रक्चर में 4 दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4। मैंने कहा भाई डर मत, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? फॉस्फोरस ने। तो फॉस्फोरस ने 1 2 3 और इसके 2 दिए 5, और ऑक्सीजन का इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 और 6 रह गए, खत्म। देख रहे हो आप लोग कितनी खूबसूरत चीज है, कितना प्यारा ये कॉन्सेप्ट है, और कितनी बढ़िया ये ट्रिक्स आपको समझा रखी है। कैसी भी स्ट्रक्चर आ जाए, किसी तरह का भी स्ट्रक्चर आ जाए, आप उसको बड़े आराम से, है ना, बड़े ही आराम से बहुत बढ़िया ढंग से कवर कर सकते हो, बहुत प्यारे ढंग से। ठीक है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो आप लोग, है ना। बेटा ये बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं, लेकिन करना खुद से पड़ेगा, इसके अलावा और कोई इलाज है नहीं। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं, एक और, एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, है ना, है ना। वो स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद से बनाएंगे। तो आइए फिर एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। कौन सा वाला लिखें? N2O4 लिख देते हैं, है ना, N2O4 लिख लेते हैं। ठीक है, आइए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ये कितना हो गया? 48। ठीक है, V की कैलकुलेशन करते हैं। 5 इंटू 2 और ऑक्सीजन का होता है 6 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 24 और 10 34। यस, कितना हो गया बेटा? 34 हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर उसके बाद S देख लेते हैं, है ना। 34 48 में से 34 गया, कितना? 14 हो गया क्या? यस यस, चेक करिए जरा, 14 हो गया क्या? ठीक है, तो यहां से ये पता लगा कि सर इसके पास बॉन्ड्स कितने होंगे? सर बॉन्ड्स होंगे 7। ठीक है ना। फिर आपने U कैलकुलेट किया, सर U हो जाएगा V माइनस एस। सर 34 में से 14 गए, मैंने कहा भाई 20 आएंगे, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने होंगे? 10 होंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस यस बोलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर कह देता हूं बेटा, आज भैया गले में बहुत पेन है ना। मुझे लगा कल थोड़ा काम ज्यादा हो गया। कल एक मैंने रिकॉर्ड करी लक्ष्य के लिए, फिर आपकी क्लास हुई, फिर डीपीपी रिकॉर्ड करी, तो काफी सारा काम हो गया था कल। और मैं कई बार जज्बाती होके भावनाओं में बैठे ज्यादा तेज बोल जाता हूँ, पता नहीं लगता। फील में, है ना, फील में आने के बाद ना पता नहीं लगता आप कितना तेज बोल रहे हो, लेकिन फिर वो रात को पता लगता है जब आपका गला दर्द करने लगता है। सुबह उठते हो तो हालत खराब, है ना, और हल्का सा ना ऐसे वो भी होने लगता है कि जैसे ब्लड सा आ रहा हो। जब आप ज्यादा तेज बोल लेते हो तो अंदर से हालत खराब हो जाती है, टॉन्सिल्स आपके ऐसे हो जाते हैं। तो इसी वजह से आज वाली जो क्लास है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आराम से बोलूँ, धीरे धीरे बोलूँ। ठीक है ना। आई होप ये मंडे तक ठीक हो जाना चाहिए। वैसे ही एज यूजुअल, है ना, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं वैसे लेने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, इतना कॉम्प्रोमाइज तो आप लोग कर ही सकते हो यार, है भाई। आज लग रहा होगा सर, आज तो ऐसा लग रहा है सिर्फ हम लोग पढ़ाई किए जा रहे हैं, है ना, और सर कुछ एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा सर, है ना। तो भैया और एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको? पढ़ाई तो करनी है और वही काम हम लोग कर भी रहे हैं, है ना। चलिए चलिए, तो अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है सर सेंट्रल एटम किसको बनाए? तो देखो, सब सेंट्रल एटम की बात आ रही है तो यहां पर कोई एक सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि या तो नाइट्रोजन के 2 या ऑक्सीजन के 4। तो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आता है कि भाई जब सेंट्रल एटम की बात करोगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द ऑक्सीजन जुड़ा होगा। यस, और ऑक्सीजन कितने? 4 हैं। ऑक्सीजन 4 है तो मैंने 4 ऑक्सीजन ऐसे लिख दिए, 1 2 3 4, है ना। थोड़ा दूर लिख देते हैं, 3 और 4, इस तरह से लिख दिए। फिर मैंने कहा भाई बॉन्ड कितने हैं? आप बोलोगे सर बॉन्ड 7 है, तो मैंने ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे बन गए। अब 2 है, इसका मतलब 6 और 7 ऐसे बना दिए, है ना। अब कोई ये ना कर दे सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा। अरे भाई 7वां बॉन्ड यहां बनाएगा, देख नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर इसके पास। ऐसा नहीं हो सकता सर, नाइट्रोजन की औकात नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की, है ना। आगे हम लोग समझे कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अच्छा, तो इसका मतलब दूसरा जो डबल बॉन्ड होगा वो यहां होगा। अब मैंने कहा भाई लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर जल्दी से। आपने कहा सर अभी बाएं हाथ का खेल है, देखो टोटल लोन पेयर है 10, इसको दे दो सर 2, है ना, क्योंकि 4 और 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी दे दो सर 2, मैंने कहा ठीक है। सर आपने कहा सर इसको दे दो 3 3 ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इनका।
इसको भी दे दो सर 3। मैंने कहा भाई ठीक है। अब चेक कर, 3 3 6 2 8 और 2 10। लोन पेयर सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। लोन पेयर जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको करना है क्या, हाँ अब आपको क्या चेक करना है, क्या सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो। सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा, है ना। क्या सबके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने होने चाहिए, सर चेक करना पड़ेगा। देखो आप गए इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे यहां सब कुछ बढ़िया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मेरा सब कुछ बढ़िया। इसके पास गए, बोले भाई देख 1 2 3 4 6 तो मैंने अपने पास रख रखे, एक शेयर कर रखा 7, यहां पर भी 6 और 1 7 दिख रहा है। आपने कहा सर गड़बड़ है, ज्यादा है सर ऑक्सीजन के पास। फिर आप नाइट्रोजन के पास गए, इससे पूछा भाई तेरे वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलेगा 5, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 ही शेयर कर रखा है। तब तुम्हें समझ में आया नाइट्रोजन के पास कम है जितना होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास ज्यादा है जितना होना चाहिए। इसका मतलब सर ये वाला जो बॉन्ड है सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बोलो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस तरह से पता लगता है N2O4 की स्ट्रक्चर, ये आपके सामने है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी स्ट्रक्चर है ना। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि N2O4 की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है ना, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है। कई बार ऐसे पूछ रहे थे कोवैलेंसी, है ना, कितनी कोवैलेंसी है। तो कोवैलेंसी का मतलब समझते हो आप, कोवैलेंसी का मतलब है कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं उसने। यस, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, उस एटम ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। जैसे यहां पर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है बेटा, 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। कोई ये ना बोल दे सर ये कोवैलेंट थोड़ी ना, ये तो कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट भी एक तरह का कोवैलेंट, स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट है ना, कोवैलेंट है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया, काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब मैं करवाना चाहता हूं क्या, होमवर्क देना चाहता हूं, करवाना कुछ नहीं चाह रहा। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ईमानदारी से आप वो सारी स्ट्रक्चर्स खुद से बनाने की कोशिश करें, आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा, आपको कमी पता लगेगी कहां पर कमी है। ठीक है, आइए फिर देखो जी। सबसे पहले आप N2O5 बना लेना, N2O4 हमने बना लिया। फिर उसके बाद आप CO की स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद आप Cn- का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद आप लोग HNO3 बना लिया था क्या हमने, हाँ नहीं बनाया, नहीं बना लिया था क्या, उधर कौन सा बना, N2O4 H3PO, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग HNO3 की स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है बेटा। आप लोग HClO4 की स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। और नहीं H3PO4 तो बना लेना, H3PO2 बनाना, यहां पर 2 आएगा, है ना। और आप लोग Cl2O6 की स्ट्रक्चर बनाना, और आप लोग Cl2O7 की स्ट्रक्चर भी बनाना, और आप लोग HClO4 की स्ट्रक्चर भी बनाना। HClO4 इधर लिख दिया क्या, HClO3 लिख दो फिर, है ना। फिर आप लोग ClO4- की स्ट्रक्चर भी बनाना, ठीक है। फिर आप लोग H2SO4 की स्ट्रक्चर भी बनाना, ठीक है। और H2SO3 भी बना लेना, चलो लगे याद, H2SO3 भी बना लेना, है ना। तो ये इतनी सारी स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को दी है। एक बार ये वाली स्ट्रक्चर जितनी भी है, ये सारी स्ट्रक्चर्स बेटा आप खुद से बना के ट्राई करेंगे ना, तभी काम चलेगा, है ना। समझ में कहानी तभी आएगी। ऐसे तो अगर कहीं से नेट से डायरेक्ट उठा लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं सीखेंगे, है ना, है ना, है ना। तब आप लोग कुछ भी नहीं सीखेंगे। खुद से ईमानदारी से बेटा आप लोग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें, तो आपको मजा भी आएगा और आपको चीजें सीखने को भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, बना लोगे ना। कितनी स्ट्रक्चर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ये आपने स्ट्रक्चर बना ली ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एकदम से अब ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स बनाने के लायक हो जाओगे, है ना। काफी सारी स्ट्रक्चर्स का आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि यार ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये वाली स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उनका आइडिया आपको लगने लग जाएगा, है ना। और वही सबसे जरूरी होता है। एक बार में सारी स्ट्रक्चर्स आपको रटनी भी नहीं है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक बहुत लंबा चलेगा, है ना। 11th में भी है, 12th में भी है, कुछ स्ट्रक्चर्स 11th क्लास में है, कुछ स्ट्रक्चर्स 12th क्लास में। आप लोगों को अपने आप ही पता लगता जाएगा,
है ना, कि ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। ऑलराइट, चलिए फिर आगे चलते हैं फिर, है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो टॉपिक है इसको हम लोग करते हैं खत्म यहीं पर। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा फॉर्मल चार्ज। जिसका क्या नाम है? फॉर्मल चार्ज, है ना। ये टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड है लुईस स्ट्रक्चर से, है ना। किससे रिलेटेड है? लुईस स्ट्रक्चर से। देखो होता क्या है, आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर बना दी। लुईस स्ट्रक्चर में फिर क्या करते हैं, हर एक एटम के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लोग हर एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं उस लुईस स्ट्रक्चर में, है ना। अब बात ही आती है सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखो आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है ना, है ना, है ना। आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन क्या कह रही है कि बेटा फॉर्मल चार्ज होता क्या है। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम in an isolated or free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक एटम है, उसके एक्चुअली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और आपने कितने बना दिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, है ना। एग्जांपल देते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिखा है जैसे ये वाला O3 है ना, O3 लिखा अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाई थी, O डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, है ना। इस तरह से आप लोगों ने बनाया था, है ना, है ना, है ना। अब देखो हालांकि होने को तो ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करो आप लोग। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप लोग बोलोगे सर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में 6 होने चाहिए थे, लेकिन आपने सर कितने दे दिए हैं, 6 और 1 7, 7 दे दिए सर। 6 होने चाहिए थे, 7 दे दिए, कितने का डिफरेंस, 6 माइनस 7, कितना सर, इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। मेरी बात समझ में आई? सर इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होने थे, लेकिन आपने कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 1 5। सर 6 होने चाहिए थे, है कितने, 5 लुईस स्ट्रक्चर में। तो फ्री स्टेट में कितने होने चाहिए थे, माइनस आपकी लुईस स्ट्रक्चर में कितने हैं, इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। तो यहां पर ये ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए थे, 5 है, इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज +1 होगा। इस ऑक्सीजन का चेक करो, 6 होने चाहिए थे, 6 ही है, इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। फॉर्मल चार्ज हर एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअली, दिस इज द मेथड, है ना। ये तो है एक मेथड, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए था। इसका जो एक्चुअल मेथड है, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो रहा फॉर्मूला आपके सामने। किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है V माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। V क्या है यहां पर बेटा, V यहां पर लिखा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें से माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो आपने स्ट्रक्चर बना रखी है उसमें कितने टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसने माइनस कर दो, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो तो 1 बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब 4 हो तो 2 बॉन्ड बनते हैं, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो तो 3 बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब ये जो हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसकी जगह आप लोग ये भी सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो एटम कितने बॉन्ड बना सारा, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आप लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला आपके सामने है सर। फॉर्मूला बन गया फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि ये सारी चीज आप तभी लगा सकते हो, ये बेटा सारी चीज आप तभी लगा सकते हो जब आप लोग पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लो। अगर आप लोग लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पाए फिर ये सारी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली जो चीजें होती है फॉर्मल चार्ज वगैरह, ये लुईस स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होती हैं। ठीक, तो आइए फिर जैसे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। जो मैंने अभी ओजोन वाला एग्जांपल दिया था ना, O3 वाला, उसको वापस कैलकुलेट करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। O3 था,
सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन में सबसे पहले बेटा बनाना होता है क्या, उसका लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ तो बनाओ, ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से आपने लुईस स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है ना। ये वाले ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। मैंने कहा भाई फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 का कैलकुलेट कर। आपने कहा सर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा V। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इस ऑक्सीजन के पास बेटा कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सर, 4 है। माइनस सर ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। चेक कर लो, यस 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 चेक कर लो भाई। अच्छा मैंने कहा एक काम कर बेटा, तू फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर ऑक्सीजन नंबर 2 का। आपने कहा सर बहुत आसान है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस, इसके पास नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है माइनस, सर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है सर, इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1। बताइए, यस यस यस, अरे बोलो बेटा समझ में आ रही है क्या आपको बात। और फिर लगे हाथ एक काम और कर दो, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 का भी कैलकुलेट कर दो। वो कैसे होगा सर, वो होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 6 ही होंगे, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं सर 6 हैं, और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1, इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। इसका है बेटा +1, इसका है -1, ठीक है ना, और इसका है 0। तो ये आपने फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो फॉर्मल चार्ज आपने निकाला है ये सही है या फिर गलत है। आप क्या करो, सारे एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो, कितना आया 0 आया। तो फॉर्मल चार्ज का सम, सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज का जो सम है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि आपके मॉलिक्यूल पे चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल पे चार्ज है 0, इसका मतलब सारे एटम के फॉर्मल चार्ज का सम भी 0 आना चाहिए। +1 -1 0 आएगा, इस पे भी चार्ज 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा बोलना पड़ेगा, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बोलना पड़ेगा भैया, बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस पक्का। आओ फिर और कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाई थी SO4 2- की, है ना, याद है? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाई थी बेटा किसकी, SO4 2- की। तो उसका फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं, है ना। SO4 2- में सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। SO4 2- है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। यस, तो आपने स्ट्रक्चर बना लिया सर, ये कुछ ऐसा बनेगा सर, ये कुछ ऐसा बनेगा सर, ये देखो सर, ऐसे है ना भाई, ऐसे बनेगा। और इस पे टोटल पे 2- चार्ज होगा, है ना। वो किसी पे भी बना सकते हो आप, इस पे बना दो, इस पे बना दो, इस पे बना दो, किसी पे भी 2 पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप लोग स्टार्ट हो जाओ, किससे भाई, ये ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन एक ही तरीके के हैं। देखो सब पे बॉन्डिंग सेम है, आप किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, सेम ही आएगा। मैंने ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लिया। क्या होता है V ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, और हर एक ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो हर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1 होगा सर। इसका -1, इसका -1, इसका -1, और इसका भी -1। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम कर, तू फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दे, किसका, सल्फर का कर दे। बोलो बोलो, है ना। तो आइए फिर, सल्फर के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस। क्या सल्फर के पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 0। माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर, 4। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +2। सल्फर का फॉर्मल चार्ज है +2, इन सबका है -4। ऐड करोगे तो सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज का सम कर दो, कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और -2 मिलना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आयन है, उस पर भी टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 ही है। सो दिस इज द मेथड टू चेक वेदर द फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग। कहीं पे गलती हुई है तो ये चीज आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे बोलो ना यार, यस। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन कह दे, आपसे कह दे कि H3PO4 की जो स्ट्रक्चर थी, H3PO4 की जो स्ट्रक्चर थी, उसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताओ। तो भाई ये फॉर्मल चार्ज तभी कैलकुलेट हो सकता है जब आप लोग H3PO4 की स्ट्रक्चर बनानी आती हो, है ना। तो देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग चेक कर लेना, है ना, इस तरह से आप लोग चेक कर लेना भाई, है ना। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी थी,
ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आइए फिर जो ऑक्सीजन है, देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये तो तीनों एक ही तरीके के हैं, है ना। इसको ऑक्सीजन का नंबर 1 देता हूं, ये ऑक्सीजन थोड़ा अलग तरीके का है, इसको नंबर 2 दे देता हूं, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन 1 के लिए, ठीक है जी। तो क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सर, 6 होंगे, माइनस ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और सर ये वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, सर इसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। यस, तो बेटा अगर इसका 0 आया है तो इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा ना, तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 होगा। मजा आ गया। आइए अब ऑक्सीजन नंबर 2 के पास चलते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 2 का, ठीक है। देखो जी, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सर, 6, और बॉन्ड कितने बना रहा है, 1, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया सर -1। और बच गया कौन, और बच गया फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस में इसका फॉर्मल चार्ज निकालो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, और इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, सर इसका फॉर्मल चार्ज आ गया +1, है ना। तो बेटा इन सबका 0, इसका +1, इसका -1, टोटल फॉर्मल चार्ज 0 आ गया, और वो 0 आना ही चाहिए था, बिकॉज जो H3PO4 है, जो H3PO4 है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से जो टोटल फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 ही होगा, सारे एटम्स के फॉर्मल चार्ज को अगर आप सम करोगे तो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यस 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 यस, बोलो 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 बोलो, क्लियर है ना। तो अब यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना। यहां फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन में भी आप लोग थोड़ा सा होमवर्क लिख लो। फॉर्मल चार्ज कौन कौन सा कैलकुलेट किया आपने, O3 किया है, और SO42 माइनस H3PO4, ठीक है जी। तो आइए आप क्या करोगे, सबसे पहले CO32 माइनस में सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालोगे, PO43 माइनस में भी सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालोगे, और HNO3 में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, है ना। और आप लोग स्ट्रक्चर बना ही लोगे HClO4 की भी, तो HClO4 में भी आपको क्लोरीन और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है ना। तो इतने से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे ना तो कहानी तो आपको समझ में आई जाएगी, क्या कैलकुलेशन करनी है और किस तरह से करनी है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप लोगों ने एक बार अच्छे से देखा है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। लुईस स्ट्रक्चर सही बनने के बाद फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन में कोई जोर नहीं आता। दिक्कत वहीं पे आती है कि अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर गलत बना ली फिर आपका फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन भी गलत आएगा, है ना, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते क्यों हैं, है ना। सर हम लोग ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते क्यों हैं, तो यहां पर इसका सिग्निफिकेंस लिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है ना, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, कोई कैलकुलेशन करवाई नहीं जाएगी। तो ये काम में आता है सबसे ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर फाइंड करने में, है ना। जैसे मान लो आपके सामने कोई सब्सटेंस है और उसकी आपको 3-4 लुईस स्ट्रक्चर बना लिया आपने, और आपसे कोई पूछे कि बताओ इन 3-4 लुईस स्ट्रक्चर्स में से सबसे स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर कौन सी है इस सब्सटेंस की, तो आप लोग क्या करोगे, उन सारी स्ट्रक्चर्स में हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। जिस स्ट्रक्चर में एटम का फॉर्मल चार्ज मिनिमम आएगा वो वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। चार्ज जब भी ज्यादा होता है ना वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है ना। तो क्या करोगे आप लोग, सारे एटम्स का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, और अगर फॉर्मल चार्ज जिस स्ट्रक्चर में कम आएगा एटम्स का वो वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा आएगा वो वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलना पड़ेगा। देखो ये लिखा है कि फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर मतलब मोस्ट स्टेबल। यस यस, लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर मतलब मोस्ट स्टेबल। अरे भैया कल वाली क्लास में बताया था, अरे भैया दादा बोलना यार, लास्ट क्लास में बताया था ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यस, फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर ए गिवन स्पीसीज लिखता है जनरली द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम, है ना। जहां पर सबसे कम एटम होगा, सबसे कम चार्ज होगा एटम्स के ऊपर, फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा, वो वाली स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इस वाले टॉपिक पे कोई आपसे कैलकुलेशन करवाने नहीं आएगा,
क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाली बात होगी बेटा फॉर्मल चार्ज की। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सीख लिया, हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की, है ना, कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जहां पर ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ऑक्टेट रूल कहां पर वायलेट होता है ना। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट्स है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो बेटा सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है ऐसे कंपाउंड्स की जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है। द इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सुनो मेरी बात, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है AlCl3 या फिर BF3 लिख देते हैं ना, BF3। BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, बोरोन होता है और उससे 3 फ्लोरीन जुड़े होंगे, है ना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना। कैसे बना सकते हो, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनानी नहीं सीखी है, आप कैसे बना सकते हो, आपकी श्रद्धा है ना। आपने ऐसे बना दिया, आपने कहा सर ये है BF3। मैंने कहा भाई एक बात बता, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तू कहेगा कि बोरोन सर ग्रुप 13 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत बढ़िया, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए। तो भैया टोटल ये जो बोरोन है इसके सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे? 6 इलेक्ट्रॉन। यस यस बोलना पड़ेगा, यस बेटा बोलना पड़ेगा। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं सर, ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। इनकंप्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है। यस, लेकिन जो आपका ऑक्टेट रूल है वो तो ये कहता है कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो सके। यहां पर बोरोन बॉन्ड बना भी रहा है, लेकिन फिर भी ये जो बोरोन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी को आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है बिना ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए भी। यही तो है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, फिर भी ये स्टेबल है ना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? अच्छा, और एग्जांपल सर, ऐसे बतेरे एग्जांपल्स हैं, जैसे AlCl3 लिख सकते हो, बोरोन का ही बड़ा भाई है Al, जैसे AlCl3 है ना। और AlCl3 का स्ट्रक्चर ये है एल्यूमिनियम, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए, मैंने ऐसे बना दिया। वापस से वही चीज है ना, वापस से वही चीज है बेटा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में सॉरी एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर भी ले, तब भी ये जो एल्यूमिनियम है सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सर फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लिखा है BeCl2, बेरिलियम है सर, बेरिलियम के वैलेंस शेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। मान लेते हैं BeCl2 इस तरह से प्रेजेंट है, ये रहा। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों ही इसने शेयर कर लिए, बट फिर भी सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है। इनकंप्लीट होते हुए भी सर ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस को आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। देखो ये लिखा है, इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो ना, जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ले, फिर भी उसका कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना। जैसे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है, 4 शेयर कर दे, 4 तो खुद के थे, 4 शेयर कर दी, शेयरिंग से 4 और मिल गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बेचारा बोरोन है, वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर सारे के सारे शेयर कर दे तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना। तो जहां पर वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो बात होगी ग्रुप 1 की, बात होगी ग्रुप 2 की, बात होगी ग्रुप 13 की, इनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, अब जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ऐसों को बोला जाता है हाइपोवैलेंट। ये जो बोरोन है ना, इसको क्या बोला जाएगा बेटा? हाइपोवैलेंट।
क्या एक टर्म यूज की जाती है बेटा, हाइपोवेलेंट, है ना, कि ये हाइपोवेलेंट है, मतलब जितना होना चाहिए ना उतना है नहीं, 4 होना चाहिए था, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, नहीं है, इसको बोला जाएगा हाइपोवेलेंट। आपसे पूछ सकता है इनमें से बताइए कौन कौन सा हाइपोवेलेंट है, तीनों के तीनों ही हाइपोवेलेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस यस, हाइपोवेलेंट है ये भी, है ना, यहां पर भी ये वाला भी हाइपोवेलेंट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? अच्छा, एक टर्म होती है बेटा लुईस एसिड, है ना, मैं आपको, हालांकि उसको आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, एक टर्म होती है लुईस एसिड्स। ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा आपका लुईस थ्योरी, है ना, एक चैप्टर आएगा आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये थ्योरी पढ़ोगे अलग अलग, लुईस थ्योरी। लुईस ने एक चीज बोली, लुईस ने बोला कि सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच हैव, substances which have a tendency to gain electrons, tendency to gain electrons, है ना, उनको क्या बोला जाता है बेटा, लुईस एसिड्स बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके पास कमी होगी, भाई कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन गेन वही करना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी होगी। जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये लिखा है बेटा BF3 बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BeCl2 में बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की होती है, और जिन सब्सटेंसेस की बेटा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की होती है, ऐसे सब्सटेंसेस किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, है ना, आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि these substances behaves as लुईस एसिड्स, है ना, और इनके बारे में, लुईस एसिड के बारे में और ज्यादा डिटेल में बेटा आप लोग आगे पढ़ लोगे, है ना, लेकिन अभी आप ध्यान में रख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास कमी है भैया इलेक्ट्रॉन की, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखेंगे, लुईस एसिड वाली कैटेगरी में आएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये सबसे पहला लिमिटेशन था। और दूसरे लिमिटेशन की बात करते हैं, वो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। कौन से? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन तो आप समझते हो ना, इवन और ऑड, है ना, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ऑक्टेट रूल वायलेट ही होता है, उनमें कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है ना यार, भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन है ऑड, और ऑक्टेट मतलब 8 होता है इवन नंबर, बोलो 8 है इवन, इनके पास है ऑड नंबर, तो क्या कभी 8 पूरा हो सकता है, ऑक्टेट पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता सर, सिंपल सी बात है ना। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ऑक्टेट रूल सारे एटम्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे एग्जांपल लिखा है इसने NO, अगर मैं NO की बात करूं ना, तो ये NO कुछ इस तरह का है, ये रहा। तो देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 2 शेयर कर लिए 7 8, लेकिन नाइट्रोजन के पास देखो एक ये रहा ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते, है ना, आप नहीं बता सकते। वैसे और एग्जांपल लिखा है इसने NO2, है ना, और एग्जांपल लिखा है NO2, यस यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये NO2, है ना। आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसी, N डबल बॉन्ड O, इसमें देखो ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप गिन भी सकते हो ना भाई, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 ऑड आएंगे, यस, नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास 8, 8 दूनी 16, ये भी ऑड आएगा। तो जहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहां पर कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये ऑक्टेट रूल की दूसरी लिमिटेशन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, दिस इज द सेकंड लिमिटेशन फॉर ऑक्टेट रूल, ठीक है ना।
आइए फिर आगे चलते हैं। और लिमिटेशन क्या हो सकती है? अगली लिमिटेशन तो और भी जबरदस्त है, इसको बोला जाता है बेटा द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड का मतलब, इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट ही बोला जाता है कई जगह पर, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना। भाई ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाई, ऑक्टेट से भी ज्यादा, सुपर ऑक्टेट, है ना, बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर, 8 से भी ज्यादा तो सुपर ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। उन्होंने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं PCl5 का। PCl5 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि फास्फोरस होता है और इससे 5 क्लोरीन जुड़े होते हैं। कितने? 5 क्लोरीन, इस तरह से। भाई सिंपल सी बात है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस, और इस फास्फोरस ने क्या किया, अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर लिए। तो 5 तो खुद के थे, शेयरिंग से 5 और मिल गए, सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर होने कितने चाहिए थे ऑक्टेट के अकॉर्डिंग? 8 ही होने चाहिए थे। सर यहां तो 10 है ना। तो इसको बोला जाता है सर इसका सुपर ऑक्टेट है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी समझा नहीं सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। आइए आगे चलते हैं। फिर जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है SF6, सल्फर है सेंट्रल एटम। सल्फर बेटा SF6 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। SF6 में जो सल्फर है वो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है ना बेटा जी। सल्फर के वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रखे हैं। तो यहां जो सल्फर है, जो सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी सुपर ऑक्टेट रखता है, यस। और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आता है बेटा IF7, आयोडीन है बेटा। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस आयोडीन ने अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं किसके साथ? किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। अब तुम खुद बता दो, इतने तो समझदार तुम हो, अगर सातों के सातों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं तो इस सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मुन्ना? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन सब में, इन सब का ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। क्या ये बात मुझे समझ में आई? यस, मुझे तो आ गई। क्या तुम्हें समझ में आई? हाँ। तो अब जैसे मान लो अगर किसी के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है हाइपरवैलेंट। क्या बोला जाता है बेटा? हाइपरवैलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा, है ना, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, इनको क्या बोला जाता है? हाइपरवैलेंट। तो हाइपरवैलेंट लिखा हो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट लिखा हो, बात एक ही है ना। हाइपरवैलेंट का भी मतलब यही है कि वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस। तो ऐसे सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी के बारे में भी आप ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। कुछ भी एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली, सुपर ऑक्टेट वाली। कुछ और लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं, है ना। कुछ और लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। एक लिमिटेशन है नोबल गैसेस वाली। देखो भाई, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो नोबल गैसेस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनका डुप्लेट कंप्लीट है। बताओ, ऐसे ही तो होता है। हम लोग यही तो कह रहे थे। अरे बोलो ना यार। यस यस। हाँ, कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट होती है। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि सर इनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट होता है और इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रही है। देख रहे हो, जिनोन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे XCF2, XCF4, XCF6, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्चुअली, है ना। XCO2, F2, XCOF4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्रिप्टन जो है वो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो किसी ने पूछा भैया ऑक्टेट एक बात बताओ, लुइस एक बात बताओ,
अगर तेरा ऑक्टेट रूल इतना सही है तो ये फिर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे कर पा रही है ना। तो उसके पास कोई जवाब था नहीं, बोले यार मुझे नहीं पता, है ना। ऑक्टेट रूल यहाँ आके फेल हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना, जो ऑक्टेट रूल है जनरली वो भी सबके लिए नहीं, जनरली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल होता था, है ना। ये जो लुईस थ्योरी है ना, ये पूरी ही सेकंड पीरियड एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल होती थी, फिर तो उसके बाद बहुत लफड़े आ जाते थे इसमें, और सेकंड पीरियड में भी सारे नहीं, है ना। आइए फिर उसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि ये वाली जो थ्योरी है ना, ये इससे आपको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में पता नहीं लगता कि मॉलिक्यूल की एक्चुअली शेप कैसी है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं CO2 के लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, आप CO2 का स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। आप CO2 को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे तुम बनाना चाहो बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी है वो कभी भी शेप के बारे में नहीं बताती, है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं NH3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, अब NH3 का लुईस स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको नहीं यार ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बना ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहे सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बना ले, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लुईस थ्योरी होती है वो कभी भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है ना। इससे यह पता लग जाता है कि आपका सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, उस स्ट्रक्चर में टोटल कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये पता लग जाएगा। लेकिन उन बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, वो लीनियरली अरेंज है, 120 डिग्री पे अरेंज है, 180 डिग्री पे अरेंज है, या फिर 90 डिग्री पे अरेंज है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लुईस थ्योरी में नहीं थी, है ना। तो ये इसकी एक और लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन कोई खास नहीं है, इससे आपको मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता लगता। आप ये नहीं बता सकते कि इससे ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो थ्योरी है उसमें कभी कहीं पर भी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं की गई है ना। एनर्जी से ही हम लोग जनरली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं, लेकिन इस थ्योरी में, पूरी थ्योरी में कहीं पर भी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इससे ये नहीं बता सकते कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला, है ना। क्योंकि आपको एनर्जी के बारे में पता ही नहीं लगेगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। तो ये वाले जो ये वाला पॉइंट है, चलो ठीक है, तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी इसकी लिमिटेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से करनी है। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। होमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो होमवर्क में एक तो आपको जो स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं होमवर्क में वो बनानी है बढ़िया ढंग से, ठीक है। और इसके बाद आपको मिल जाएगा आज DPP1, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों को बढ़िया ढंग से करके आना है रिवीजन अगली क्लास में, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है वैसे, है ना। लुईस स्ट्रक्चर्स बनानी सीखी है और ज्यादा, फिर हमने बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा है, फिर हमने ऑक्सो एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, फिर हमने ऑक्सो एसिड्स की लुईस स्ट्रक्चर बनानी सीखी है, फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखा है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है वो सीखा है, फिर हमने ये सीखा है कि लिमिटेशंस क्या होती हैं ऑक्टेट रूल की। ये सारी चीजें आज वाली क्लास का पार्ट थी। कल आप लोगों की छुट्टी है, एकदम बढ़िया ढंग से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो भी मॉड्यूल है आपके पास है या फिर नहीं है तो आप DPP से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें, ऑलराइट। और रिवाइज करके जरूर आए नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।